प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस लेक्चर में। और आज हम और एक महत्वपूर्ण आर्टिकल को थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं जो +1, 9th और तमाम दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और बेस बनेगा हमारी हायर जो स्टडी आप करेंगे, जो कॉम्पिटिशन्स की जब तैयारी करें उनके लिए। हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे कंप्लीट कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस आर्टिकल पर करेंगे। हम करने जा रहे हैं इम्पल्स। देखिए बेटे, क्या होता है इम्पल्स। देखिए, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होता है, कोई ना कोई इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है उस इफेक्ट को ही हम इम्पल्स कहते हैं। यानी कि इट इज द टोटल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी। आप इसको क्या कहेंगे? इट इज द टोटल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन बॉडी। प्यारे बच्चों, जब फोर्स लगता है तो क्या होता है? जैसे कोई बॉडी है, मान लो इसका मास m है और ये बेचारी u वेलोसिटी से जा रही थी और इसके ऊपर फोर्स लग गया, तो इसने क्या कर दिया? इसका इफेक्ट क्या होगा? इसने इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगा। अब उसकी वेलोसिटी मान लो कितनी हो गई? v हो गई। पहले u थी और अब कितनी हो गई? v हो गई। और अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो पहले इसका जो मोमेंटम था फोर्स लगने से पहले वो mu था और बाद में इसका मोमेंटम p2 यानी कि इतना हो गया, m × v। आप क्या कहेंगे क्या हुआ है इसकी वजह से? आप कहेंगे सर इस फोर्स ने इस बॉडी के मोमेंटम में परिवर्तन ला दिया, चेंज ला दिया। बिल्कुल, ये भी इम्पल्स ही है। यानी कि इम्पल्स इज द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ड्यू टू ए फोर्स। ये बात भी हम लिख सकते हैं। यानी कि एक और डेफिनेशन हम यहां लिख सकते हैं, इट इज दी, मैं इसी इम्पल्स की बात कर रहा हूं, इट इज दी चेंज इन, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। ये देखिए, क्योंकि बॉडी के मोमेंटम में परिवर्तन आ गया है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, देखिए उससे भी एक और डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी, यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है बेटे? वो न्यूटन सेकंड लॉ महत्वपूर्ण, F बराबर ma एंड व्हाट इज a? m × v माइनस u, चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि पहले u थी, बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई? v। कितने टाइम में हुई है ये? t टाइम में। तो यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा? t। आपने देखा ना एक्सेलरेशन कितना हो रहा है यहाँ पर? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए, और यहां से इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, F × t इज इक्वल टू m, ब्रैकेट खोल सकते हैं, mv माइनस mu। यहां से क्या पता चल रहा है बेटे आपको? ये क्या है? इनिशियल लीनियर मोमेंटम था बॉडी का, और ये क्या है? फाइनल लीनियर मोमेंटम है। और ये कुल क्या आ रहा है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। यानी कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगा तो उस फोर्स ने क्या किया? उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज ला दिया। यही तो इफेक्ट है, और यही तो हमने पहले कहा था कि इट इज द टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन ए बॉडी, और इट इज द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द फोर्स।
और ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम ही तो है। तो इसे हम क्या कह सकते? अब आप एक और डेफिनेशन यहां से कह सकते हैं कि इंपल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। आपने तीन बातें कही। इट इज द टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, इट इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी ड्यू टू द फोर्स, और इट इज आल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट ऑन द बॉडी। यहीं से इसकी तमाम बातें आप लिख सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाई जे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? इट इज वेक्टर क्वांटिटी, यह हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इंपल्स, वो भी यहीं से पता चल जाए, F इंटू टी है। तो एसआई यूनिट इज यूनिट ऑफ इंपल्स इज, ये देखिए, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि मोमेंटम में से मोमेंटम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? मोमेंटम। तो जो मोमेंटम की यूनिट है वो हमारे इंपल्स की भी है। तो मोमेंटम की यूनिट क्या होती है बेटे? किलोग्राम और मीटर पर सेकंड। इंपल्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, जो यूनिट होती है, वो वही होती है जो लीनियर मोमेंटम की होती है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछें, राइट डाउन एनी टू फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला, तो आप लिखेंगे लीनियर मोमेंटम एंड इंपल्स, दोनों एक ही चीज है, सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो क्या आ रहा है? डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम है। तो क्या है इसका डायमेंशनल फार्मूला? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंपल्स क्या है बेटे? वही है जो मोमेंटम का है। मोमेंटम का क्या होता है? m1 l1 t-1। ये लीजिए, ये हमें पता चल गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये बात हुई। अब ये होता है, ये जो फोर्स इस बॉडी पर एक्ट कर रहा है, इसे हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। यानी कि दैट फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, बहुत कम समय के लिए लार्ज फोर्स जो लगता है वो इंपल्सिव फोर्स कहलाता है। द लार्ज फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? इंपल्सिव फोर्स। उस फोर्स को हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। द फोर्स, द लार्ज फोर्स which act for short duration of time on a body is called impulsive force। कोई पूछ ले आपसे कि व्हाट इज इंपल्सिव फोर्स, तो इस तरह से इसका सीधा जवाब देंगे। चलिए बेटे, अब हम ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और फिर हम उसको कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। चलिए पहले देखते हैं ग्राफिकल मेथड्स, इसी की हम बात कर लेते हैं। जैसे जैसे फोर्स लग रहा है टाइम के साथ, तो अगर हम फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ खींचें तो वो कैसा आएगा? पहले केस में हम ये मान लेते हैं कि जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स है। व्हेन कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, the graph between the force and time is as shown। फोर्स और टाइम के बीच में जब हम एक तरफ हम टाइम ले लेते हैं और एक तरफ हम फोर्स ले लेते हैं, ये देखिए इधर हमने फोर्स ले लिया है और फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है। तो ग्राफ कैसा आएगा? यहां से देख लीजिए, ये आ गया, ये फोर्स आ गया।
ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लो ये यहाँ तक ये टी टाइम है। ये हमारा फोर्स टाइम ग्राफ है, इस टाइप का ग्राफ है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, टाइम के साथ वो चेंज तो हो नहीं रहा है, तो इस टाइप का ग्राफ हो गया है। इसको मैं ए कह देता हूँ, इस पॉइंट को बी कह सकता हूँ, इसको मैं सी कह देता हूँ। अब मुझे बताइए कि एफ इंटू टी इम्पल्स कितना है। इसके केस में अगर हमें कोई ग्राफ दे रखा हो और हमें कोई कहे कि भाई इम्पल्स ड्राइव कीजिए, व्हाट इज इम्पल्स ऑफ दैट, तो आपको कैसे करेंगे। तो देखिए अभी हम बात कर लेते हैं यहां पर, यहां इम्पल्स कितना है बेटे। इम्पल्स हम जानते हैं फोर्स इंटू टाइम होता है। ये देखिए फोर्स इंटू टाइम, तो ये इतना फोर्स है, तो ये कितना है, ये देखिए बेटे फोर्स कितना है, इसको मैं कह सकता हूं ओ ए मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना है, ओ सी। ये देखिए तो क्या ये रेक्टेंगल नहीं बन गई, ओ ए बी सी। तो ये जो एरिया आ रहा है ये किसके बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। और आप कह सकते हैं ये इस फोर्स टाइम ग्राफ के नीचे नीचे का जो एरिया है वो हमारे इंपल्स के बराबर है, यानी एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ gives the impulse when the force is constant। ये चीज देख ली, यानी कि अगर हमें फोर्स टाइम ग्राफ दे रखा हो और हमें इंपल्स ड्राइव करना हो तो उसके नीचे का एरिया निकाल दीजिए, एंड दैट विल बी इक्वल टू द इंपल्स। आप कहेंगे सर क्या ये कांस्टेंट फोर्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है, अगर फोर्स वेरिएबल हो, टाइम के साथ वो चेंज हो रहा हो, तब क्या ये चीज़ लागू नहीं होती। चलिए वो भी देख लेते हैं, यानी कि जो दूसरा केस हम यहाँ कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं कि व्हेन वेरिएबल फोर्स एक्ट ऑन दी बॉडी। ये दूसरा केस कर लेते हैं। वेरिएबल फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, तो फिर फोर्स टाइम ग्राफ कैसे है, द नेचर ऑफ द फोर्स टाइम ग्राफ इज एज सोन। ऐसे केसेस में जो ग्राफ आएगा वो देखिए, इधर ये एक्स एक्सिस की तरफ हम टाइम ले रहे हैं और वाई एक्सिस की तरफ अब भी हम फोर्स ले रहे हैं, लेकिन अब जो फोर्स है ये वेरिएबल है। ये फोर्स कुछ इस तरह का है बेटे, ये इस टाइप से फोर्स हो रहा है, चेंज हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, घट रहा है, इस टाइप से। इधर हम टाइम ले रहे हैं क्योंकि यहां लगातार फोर्स बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो हम क्या करते हैं, बहुत ही शॉर्ट टाइम ले लेते हैं, शॉर्ट टाइम इंटरवल इतना सा ले लिए। देखिए ये जो वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, चेंज तो हो रहा है लेकिन बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए इस फोर्स को हम कांस्टेंट ले सकते हैं एफ, यानी कि एफ इज द कांस्टेंट फोर्स विच इज टेकन ड्यूरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी। इसको मैं कह देता हूं ये ए है, ये बी सी और ये डी। ये देखिए बेटे यहां हम क्या कर रहे हैं, लेट एफ इज टेकन कांस्टेंट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी, विच इज वेरी वेरी स्मॉल हियर। अब आप मुझे एक बात बताइए यहां पर कि इस दौरान ये एरिया जो है ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ दिस ए बी सी डी, ये जो रेक्टेंगल दिखाई दे रही है ये किसके बराबर है, एरिया ए बी सी डी। या फिर आप बताइए कि यहां पर इंपल्स कितना बन रहा है, ये हो जाएगा हमारा फोर्स इनटू टाइम। ये देखिए फोर्स कितना है यहां पर, ये है इतना यहां पर ए बी, और टाइम कितना है, ये टाइम बी सी है। तो ये इस एरिया के बराबर आ गया, यानी कि इस दौरान जो इंपल्स डेवलप हुआ है वो इस एरिया के बराबर है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम, सॉरी फोर्स टाइम ग्राफ। लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। अब मैं कहूं कि नहीं, मुझे तो ये बताओ यहां से इस टाइम के दौरान
कितना इंपल्स डेवलप हुआ, तुम कहोगे जो वो इस एरिया के बराबर हो जाएगा, जैसे ये आया है, यहां से यहां तक वो इस एरिया के बराबर आ जाएगा, यहां से यहां तक इस एरिया के बराबर है। मेरा मतलब ये है कि ये तो स्मॉल इंपल्स हमने यहां देखा था डीजे, अगर हमें टोटल देखना हो यहां पर तो हम इस तरह से लिख देंगे उसको, J इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी टी, और टाइम इंटरवल 0 से t या जो भी t1 से t2 है वो टाइम आप यहां लगा देंगे, देखिए, और ये किसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। ये देखिए, अब हमें पता चल गया कि भाई चाहे फोर्स कांस्टेंट हो चाहे फोर्स वेरिएबल हो, अगर हमें ग्राफ दिए हुए हैं तो एरिया अंडर दी फोर्स टाइम ग्राफ ऑलवेज रिमेन इक्वल टू द इंपल्स। तो इससे हम ग्राफिकली भी इंपल्स को डिराइव कर सकते हैं। बेटे ये जो अभी अभी हमने बात की थी कि जो इंपल्स होता है ये किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम एंड इट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये इसे हम इंपल्स मोमेंटम जो है थ्योरम भी कहते हैं, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए, चाहे ग्राफ के रूप में हो चाहे डेफिनेशन के रूप में हो, चाहे भाई वो मोमेंटम की फॉर्म में पूछे, फोर्स एंड टाइम के प्रोडक्ट के रूप में पूछे, कोई भी है, हर कॉन्सेप्ट हमें क्लियर। एम वी माइनस एम यू, और ये इसे ही हम कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू द इंपल्स। दिस इज कॉल्ड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, जो कई प्रॉब्लम्स में, कई क्वेश्चंस में लागू होता है, अप्लाई हमें करना होता है। चलिए एक और हम यहां बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप समझ जाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में देखिए, आपने क्रिकेट बहुत से सभी देखते हैं, हमारे इन कंट्रीज के अंदर, भारत पाकिस्तान हो चाहे नेपाल हो, इधर क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो क्रिकेट में जब क्रिकेटर बॉल को रिसीव करता है, कैच करता है, तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है। एक क्रिकेटर पुल्स हिज हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हाइल कैचिंग द बॉल। व्हाई? क्वेश्चन पूछे ऐसा क्यों होता है? बेटे ये जानना आपको यहां बहुत जरूरी है। एक क्रिकेटर पुल्स हिज हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन और इन लोअर डायरेक्शन। व्हाई? देखिए इसको समझने के लिए, क्रिकेट बॉल है, आ रही है, उसका अपना कुछ मोमेंटम है, अब उसे कैच करना है, उसे रोकना है, तो उसके मोमेंटम को कितना कर लेना है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो फाइनल इनिशियल मोमेंटम तो जो है सो है ही उसका, जितनी तेजी से बॉल आ रही है, फाइनल मोमेंटम कितना है वो हमें 0 कर देना है। और ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये फोर्स इनटू टाइम के प्रोडक्ट के बराबर है। अब अगर हम उस बॉल को कैच करते समय, एक क्रिकेटर जो कैच करता है, अगर वो वहीं की वहीं रोक ले, तो वो जो चेंज आया है वो फोर्स इनटू टाइम के बराबर है ना। तो ये जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही कम हो जाएगा, कम रह जाएगा, जिससे कि द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल्स ऑन द हेड इज वेरी मच लार्ज बिकॉज टाइम इज स्मॉल। क्योंकि जो प्रोडक्ट है फोर्स एंड टाइम का वो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर। जैसे उदाहरण कह रहा हूं, मान लो ये मोमेंटम 100 है और बाद में कितना हो गया 0, तो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना हो गया बेटे, यहां पे प्रोडक्ट कितना रह गया, F इंटू टी, तो 100 ही हो गया। ये वो फोर्स है जो उस बॉल को के द्वारा हैंड्स पर लगेगा या हाथ बॉल पर लगा रहा है, एक ही बात है, रिटार्डिंग फोर्स, ये 100 है। अगर ये 1 सेकंड है तो फोर्स कितना हो जाएगा बेटे, 100। ये देखिए, अगर ये 1 सेकंड है तो कितना फोर्स लगेगा हमारे हाथों पर, 100। अगर हम इस टाइम को अब बढ़ा देते हैं, देखिए टाइम को रिसीव
कैच करते समय थोड़ा पीछे लेके चलते हैं, तो टाइम को अगर हमने 2 सेकंड भी कर दिया तो फिर फोर्स कितना हो गया 50, क्योंकि प्रोडक्ट तो उतना ही है। अगर 50 न्यूटन फोर्स लगा मान लो, और अगर हम इसको 10 कर देते हैं तो फोर्स कितना लगा 10, क्योंकि प्रोडक्ट तो 100 ही है। जितना टाइम हम बढ़ाएंगे उतना ही फोर्स अप्लाइड ऑन आवर हैंड्स और हैंड्स ऑफ द क्रिकेटर गेट रिड्यूस्ड। अब आप समझ गए होंगे कि द क्रिकेटर पुल हिज हैंड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन और इन लोअर डायरेक्शन in order to increase this time in which the momentum becomes zero of the cricket ball, so that force applied by the ball on the hands get reduced, get minimized, and he injured lesser. अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटे, यही तमाम एग्जाम्पल दूसरी जगह ले सकते हैं। जैसे स्प्रिंग्स आर प्रोवाइडेड इन सोफाज और सीट्स, सीट हैं, सोफा वगैरह हैं, उनमें स्प्रिंग्स लगाई जाती हैं। वो किस लिए लगाई जाती हैं? उसका भी यही उद्देश्य है ताकि वो हमारे लिए कंफर्टेबल हो। जब हम सीट पर बैठते हैं तो वो नीचे की तरफ कंप्रेस होती हैं और वो जो मोमेंटम है वो टाइम बढ़ जाता है। जब टाइम इंटरवल बढ़ जाता है तो जो फोर्स लगता है वो रिड्यूस हो जाता है। तीसरी बात, द बफर्स आर प्रोवाइडेड इन बिटवीन दी बोगीज ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की बोगीज के बीच में बड़ी बड़ी जो हैवी स्प्रिंग्स होती हैं, बफर्स जिसको कहते हैं, वो लगाए जाते हैं। वो भी इसीलिए तो एक सडन जर्क ना लगे, धक्का ना लगे, उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स ना लगे, वो उसका भी यही कारण होता है। तीसरा बेटे, आपने देखा होगा कि जो कप, जो ग्लास के या चाइना वेयर्स होते हैं, उनमें वो कागज़ या छोटे छोटे टुकड़ों में ग्लास के उसको लपेट करके रखते हैं, यानी कि ग्लास वेयर्स और चाइना वेयर्स आर वरेक्टेड इन द स्ट्रा ऑफ द पेपर्स एक्सेट्रा। वो भी इसीलिए कि सडनली वो जब टकराएं तो टूटे ना, क्योंकि अगर वो उसमें लपेट के नहीं रखेंगे तो वो आपस में जर्क ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि टाइम कम रह जाता है तो फोर्स ज़्यादा लगता है। एक उदाहरण देखिए ना आप कि व्हेन ए पर्सन फॉल्स ऑन द सीमेंटेड फ्लोर ही इंजर्ड मोर देन ऑन सैंडी फ्लोर। एक बच्चा सीमेंट के किसी फर्श पे गिरता है तो उसको ज़्यादा चोट लगती है, और रेत में गिरता है, पानी में गिरता है तो ज़्यादा चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जब वो सीमेंट पे गिरता है तो मोमेंटम सडनली जीरो हो जाता है, ये टाइम कम रह जाता है, फोर्स ज़्यादा लगता है, उसकी वजह से ज़्यादा चोट लगती है। और जब वो रेत में गिरता है तो वो अंदर की तरफ धंसता है तो ये थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है और कम चोट लगती है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं बेटे, जिसके रीजनिंग क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं, भाई ऐसा क्यों होता है, क्या किस वजह से होता है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन आपको। आल्सो फाइंड दी, वीडियो को रोक करके आप इस न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करें। फाइंड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इससे पहले बेटे अभी हमने आपको बताया था इंपल्सिव फोर्स। एक और बात पूछ लेते हैं, कई बार एक जिक्र आएगा जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे या कोई क्वेश्चंस करेंगे, कौन करंट फोर्सेस क्या होते हैं। एक से अधिक फोर्स अगर एक ही बॉडी पर एक्ट कर रहे हों और उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं किसी कॉमन पॉइंट से पास हो रही हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम कौन करंट फोर्सेस कहते हैं। Forces are said to be concurrent forces if their line of action passing through any point। जैसे एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, और इसी तरीके से ये फोर्स है, ये सारे किसी ना किसी कॉमन पॉइंट से इनकी लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है, तो इन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे। अगर कहीं जिक्र आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन करंट फोर्सेस कहते हैं। और अगर इन सभी कौन करंट फोर्सेस का सम, वेक्टर सम 0 है, तो फिर उन फोर्सेस को हम कौन करंट इक्विलिब्रियम फोर्सेस कहेंगे। क्या कहेंगे उनको हम? विलियम कौन करंट फोर्सेस। ये देखिए बेटे,
मैं एक उदाहरण दे के थोड़ा समझा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस में हम इसको यूज़ करेंगे, फिर आप कहेंगे कि सर ये कौन करंट फोर्सेस का जिक्र तो कभी आया ही नहीं, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको। और ये देखिए इक्विलिब्रियम के केस में देखिए क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए एक फोर्स ये लग रहा है हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर, यहाँ पर लगा, एक फोर्स ये लगा हुआ, ये F2 फोर्स है, और एक फोर्स ये इधर लग रहा है, ये F3 फोर्स। ये कॉन्करेंट फोर्सेज हैं क्योंकि इन सब की लाइन ऑफ एक्शन किसी ना किसी कॉमन पॉइंट से पास हो रही है। बात देखिए कि अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट हम किससे निकालेंगे बेटे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिविटी से निकल जाएगा। पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिविटी कंप्लीट कर लीजिए यहाँ से, तो ये जो आएगा इट विल बी दी रिजल्टेंट, ये डायगोनल है ना, ये F1 प्लस F2 है। अगर ये F1 प्लस F2 हमारे F3 के बराबर है तो फिर ये कॉन्करेंट फोर्सेज हो जाएंगे। देखिए F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, अब ये इसको मैं F3 कर देता हूँ, मैं इसको माइनस साइन में कर रहा हूँ, कारण ये है कि ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इन सभी का सम कितना हो जाएगा रिजल्टेंट, ये देखिए F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड इट इज इक्वल टू 0। यही बात मैं यहां आपको समझाना चाह रहा था। कॉन्करेंट फोर्सेज आर दोज फोर्सेज which whose line of action passes through a common point, and if their vector sum is equal to 0 then those forces are called equilibrium concurrent forces। खैर ये तो एक टर्म थी, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना है, आप इसको कीजिए। ये टर्म न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, हम आपको बताएंगे कि क्या होती है। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को आप कर लीजिए, पढ़िए, क्योंकि ये इंपल्स पर आधारित है और जो स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरीके से कर रहे हैं वो आराम से इस चीज को कर सकते हैं। देखिए पढ़ लीजिए और जो गिवन चीजें हैं वो लिखते चले जाइए। सबसे पहले एक बार पूरे न्यूमेरिकल को पढ़ जाइए। कैलकुलेट द इंपल्स ऑफ ए फोर्स 2 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर द टाइम इंटरवल 10 मिलीसेकेंड, आल्सो फाइंड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। कोई बात नहीं, ये देखिए फोर्स कितना गिवन है बेटे आपको, जो किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है, 2 न्यूटन, 2 हो 3 हो 100, क्या फर्क पड़ता है, और कितने टाइम इंटरवल के लिए ये फोर्स एक्ट कर रहा है, 10 मिली सेकेंड। मिली का मतलब 10 की पावर -3 सेकेंड। और हमें क्या निकालना है बेटे, इंपल्स। ये तो आप कर ही लोगे, पता ही क्या होगा, जिसने पढ़ा है, जिसको फार्मूला याद है। और फार्मूला क्या है, इंपल्स होता क्या है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो इनकी वैल्यूज रख दीजिए। फोर्स कितना है 2 और टाइम कितना है 10 इंटू 10 की पावर -2, -3 है ना यहाँ पे, और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन सेकेंड। ये देखिए कोई बात नहीं। आगे भी बात पूछ रहा है ये कि चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, ये वही तो कॉन्सेप्ट है, मैं वो बताना चाह रहा था कि कुछ बच्चों ने इस पूरे वीडियो को देखा है तो फिर वो बता सकता है, और किसी ने बीच बीच में जल्दी जल्दी कर लिया है, कोई जल्दी है, कहीं इधर उधर कुछ और काम करना था, बस भाई मुझे देखना है क्या है, फिर उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए आगे क्या पूछा, चेंज इन लीनियर। अभी तो बताया था कि जो इंपल्स होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के भी बराबर होता है। तो फिर चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना होगा बेटे, वो इसी के तो बराबर होगा, यही तो है हमारा इंपल्स। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी इतना ही होगा, क्योंकि ये इंपल्स के ही बराबर होता है। कॉन्सेप्ट है, कई बार घबरा जाता, पता नहीं क्या किस टाइप का न्यूमेरिकल होगा। बेटे जब कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है तो हमें घबराहट नहीं करनी चाहिए। एक हम ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसको आप करने की कोशिश करें। मैं लिख देता हूं इसको, ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एट रेस्ट, इसको हम रेस्ट में ले लेते हैं, इनिशियली ऑफ मास 1 किलोग्राम, वेरीज विद दी एज शोन। ये ग्राफ मैंने बनाया है इस तरह से। फाइंड द इंपल्स, एक तो इससे इंपल्स निकालिए, अभी अभी हमने ग्राफ के भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, और साथ में फाइनल वेलोसिटी। शुरू में वेलोसिटी इसकी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। इंपल्स के बराबर अगर टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम है तो वो तो उतना ही आएगा। यानी कि तीसरा पॉइंट आपको ये भी है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चलिए रुक जाइए और इसको करिए, इस वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से की है।
तो चलिए पहला क्या है, ये ग्राफ दे रखा है, फोर्स टाइम ग्राफ दे रखा है, और आपको बताया था बहुत बार बार कि चाहे फोर्स वेरिएबल हो चाहे फोर्स कांस्टेंट हो, जो इंपल्स होता है दैट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ। तो यही तो पहला क्वेश्चन हमारा यही तो है। ये देखिए आंसर अब हमें निकालना है इसका, और पहला ये कि इंपल्स किसके बराबर होता है बेटे, ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ग्राफ से भी हम इंपल्स निकाल सकते हैं। ये किसके बराबर होता है बेटे, ये होता है एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। अब ये किस टाइप की शेप ले रहा है, देखिए ये एक ज्योमेट्री आपके सामने है, एक तरह का ट्रेपीजियम बन रहा है। तो इस एरिया को ही निकालना में हमारे पास सिंपल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कितना होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बेटे, 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, यही तो होता है सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। सम कौन कौन से, OC प्लस AB, ये पैरेलल साइड का सम हो गया AB, मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, जो है वो लिख दिया, ABC, इसको D कह देते हैं इसको ही, तो ये वाली साइड जो है AD कह सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए बेटे, कोई बात ही नहीं है। 1/2, अब बताइए OC कितना है, 6 सेकंड है, तो हम भी 6 लिख देते हैं। AB कितना है, AB ये है AB, ये कितना है, ये देखिए यहाँ से 4 है, यहाँ से 2 है, तो ये कितना रहेगा, 2 ही है, तो +2। साथ में AD कितना, ये AD है जो किसके बराबर है, 4 न्यूटन फोर्स है, ये फोर्स जो है हम न्यूटन में ले रहे हैं, तो ये 4 हो गया। तो सोल्व कर दीजिए, 2 2 जा 4, तो ये हो ही गया है 6 8 2, तो ये हो गया 16, और क्योंकि इंपल्स है तो न्यूटन इंटू सेकेंड, तो ये इंपल्स आ गया बेटे। तो पहला आंसर तो हमारा आ गया है। अब दूसरा भी, ये तीसरा भी यहीं से आ गया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। वो अभी पिछले न्यूमेरिकल में मैं बात की थी कि जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है वो भी तो इंपल्स के बराबर है, तो थर्ड का भी यही आंसर होगा, क्योंकि इंपल्स इज इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम आल्सो अकॉर्डिंग टू इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अच्छा, अब बच गया ये फाइनल वेलोसिटी, ये और निकाल दीजिए बेटे। इसको कैसे करेंगे वो देखिए, अभी अभी हमने बात की थी कि भी फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो ये जो इंपल्स है ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है ना, तो ये कितना आ गया, mv माइनस mu इजकल टू j, यही तो है, और j m इसमें से हम बाहर ले लेते हैं, तो v माइनस u इजकल टू, और इंपल्स कितना है हमारे पास बेटे, चलिए इसकी वैल्यू जब ये हम लिख देंगे, m मास कितना दिया हुआ है, ए बॉडी, ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, तो फिर मास के स्थान पर तो हमने 1 किलोग्राम रख दिया। v हमें पता नहीं है, v तो हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि बॉडी किस में ली है हमने पहले, रेस्ट में ली है, तो कोई बात नहीं। j कितना है, 16, और इस तरीके से v इज इक्वल टू 16, ये तो उतना ही होगा कि 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से आ गई 16 मीटर पर सेकेंड। मतलब बॉडी पहले रेस्ट में थी और बाद में उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो 16 मीटर पर सेकेंड हो गई। प्यारे बच्चों, इस तरह से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपका बेस क्लियर है, फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट है, तो फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चाहे मुश्किल से मुश्किल हो, उसको भी हम कर देंगे। हम सिंपल टू हार्ड की तरफ जाएंगे। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, उसके बाद कुछ शॉर्टकट मेथड से इन न्यूमेरिकल्स को जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम बचाएंगे, इस तरह के भी हम वीडियोस लेंगे। लेकिन जब तक आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर होने चाहिए, और जो भी आपके सुझाव हैं आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पूरे वीडियो में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको आई है या आपको कैसा लगा ये भी बताएं, क्योंकि ये एक बायलेटरल प्रोसेस होता है। मैं जो बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप बताएं, और इस तरह से हम इस प्रोसेस को, इस टीचिंग मेथडोलॉजी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं सभी को फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाएं, फिजिक्स उनको बोर ना लगे, यही मेरा उद्देश्य है।
और निश्चित तौर पे हम लोग इसमें सक्सेसफुल होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को आगे भी आप शेयर करें। जब तक दूसरों को बताएंगे नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा और वो इससे वंचित रह जाएंगे। आप इसको सब्सक्राइब करके दूसरों को शेयर करें, उनको बताएं। और इस वीडियो को तब तक देखिए जब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आ जाती है। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।